नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम लोग डेली अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे करंट अफेयर की क्लास करते हैं और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से और भी लोग जुड़ सकें। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूला करिए। और साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक साथियों, जिससे कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे जो और भी क्लासें आप लोगों को दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली जानकारी है हमारे करंट अफेयर में कि हमारी जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना ने अपना 240वां इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया। भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2020 को अपना इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया। क्या मनाया? इंजीनियर कोर दिवस। अभी सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए कि इंजीनियर कोर दिवस क्या होता है। इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया। साथियों, हमारी भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2020 को अपना इंजीनियर कोर दिवस मनाया। क्या? 18 नवंबर 2020 को अपना इंजीनियर कोर दिवस मनाया। राष्ट्रीय समर स्मारक में आयोजित एक समारोह में इंजीनियरिंग कोर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. श्रीवास्तव, जो इंजीनियरिंग इन चीफ हैं, सभी इंजीनियरों के चीफ हैं, क्या नाम है उनका? लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. श्रीवास्तव। साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों, जेसीओ तथा अन्य सैन्य कर्मियों ने माल्यार्पण किया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ठीक साथियों, ये जो 18 नवंबर 2020 को इंजीनियर कोर दिवस मनाया गया, उस दौरान सैन्य कर्मियों ने माल्यार्पण किया और साथ ही साथ देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथियों, हम आपको बताएं कि इंजीनियर कोर युद्ध इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है। इंजीनियर कोर युद्ध जो होता है वह इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है, अर्थात नई नई टेक्निक को ये जानकारी देता है। ठीक साथियों, अगली बात यह है कि सशस्त्र बलों व अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करता है। जो इंजीनियर कोर दिवस होता है, इसमें सशस्त्र बलों व अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करता है और हमारी विशाल सीमा क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोर प्राकृतिक आपदाओं, जो हमारा इंजीनियर कोर है, यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आम लोगों को उचित सहायता भी प्रदान करता है। साथ ही साथ इन कार्यों को कोर के 4 स्तंभों, लड़ाकू इंजीनियर, सैन्य इंजीनियर सेवा, साथ ही साथ सीमा सड़क संगठन और सैन्य सर्वेक्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है। ठीक साथियों,
इंजीनियर कोर में 3 समूह होते हैं। अगर इंजीनियर कोर की बात करें तो इंजीनियर कोर में 3 समूह होते हैं। कौन कौन से? मद्रास सैंपर्स। इंजीनियर कोर में 3 समूह होते हैं। तीन समूह होते हैं। मद्रास सैंपर्स, ठीक, मद्रास सैंपर्स, अगला बंगाल सैंपर्स, और तीसरी अगर बात करें तो यह बॉम्बे सैंपर्स होता है। बॉम्बे सेपर्स, बॉम्बे सेपर्स होता है, जिन्हें 18 नवंबर 1932 को कोर में समाहित किया गया था। इन तीनों सेपर्स को 18 नवंबर 1932 को समाहित किया गया था। ठीक साथियों, ये जो मद्रास सेपर्स है, बंगाल सेपर्स और बॉम्बे सेपर्स है, इन तीनों कोरों को 18 नवंबर 1932 को कोर में शामिल किया गया था। अगर बात किया जाए तो स्थापना के बाद इतिहास, युद्ध और शांति दोनों ही समय में इंजीनियरिंग कोर के अनुकरणीय योगदान के उदाहरण से परिपूर्ण है। ठीक साथियों, ये हमारी जो है भारतीय सेना का 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया गया। भारतीय सेना का 18 नवंबर 2020 को इंजीनियर कोर दिवस मनाया गया। इंजीनियर कोर दिवस में 3 समूह होते हैं, मद्रास सेपर्स, बंगाल सेपर्स और बॉम्बे सेपर्स। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें हम लोग अगली जानकारी की, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के 1 महीने के संविधान दिवस युवा क्लब अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के 1 महीने के संविधान दिवस युवा क्लब अभियान, संविधान दिवस युवा क्लब अभियान का शुभारंभ किया। हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ये एनसीसी के एनसीसी के 1 महीने के संविधान दिवस युवा क्लब का शुभारंभ किया। युवाओं से संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता के प्रसार का आह्वान भी किया। क्या किया? युवाओं से संवैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता के प्रसार का आह्वान भी किया। इसमें साथियों हम आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर,
नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित एक महीने के राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधि कार्यक्रम का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि देश भर के लोगों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए युवाओं को सक्रिय करना है। इस कार्यक्रम का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश भर के लोगों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए युवाओं को सक्रिय करना। ठीक साथियों, और अगर अगली बात करें तो 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक एक महीने तक यह अभियान देश भर में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन और रेड क्रॉस जैसे देश के युवा संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा। एक सेकंड, इस कार्यक्रम का आयोजन की अगर बात करें तो यह कार्यक्रम 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक एक महीने का अभियान है। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक यह कार्यक्रम 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक एक महीने 2020 तक एक महीने का यह अभियान है। एक महीने का अभियान। और साथियों, अगर हम लोग बात करें तो यह कार्यक्रम 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक एक महीने का अभियान यह है। साथ ही साथ बात करें कि इसमें कौन कौन से कैडेट कोर के संगठनों को लगाया गया है, तो इसके अंतर्गत साथियों नेशनल कैडेट कोर को लगाया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना जो NSS होता है इसे भी लगाया गया, और साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन जो होते हैं इन्हें भी इसके लिए संविधान की जागरूकता के लिए लगाया गया। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग जो हैं उन्हें भी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन, साथ ही साथ रेड क्रॉस जैसे देश के युवा संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा यह अभियान। अगर बात करें तो इस अभियान के मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के बीच संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के संबंध में जागरूकता लाना है। उन्हें भारत के संविधान में स्थापित मूल कर्तव्यों, जिम्मेदारी और उत्पाद नागरिक के गुणों, भारत के संविधान के महत्व के बारे में बताना तथा समानता और सकारात्मक कार्यों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदेश के प्रसार की बात भी इसमें किया जाएगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ 22 से 24 नवंबर 2020 तक स्वयंसेवी युवाओं द्वारा देशव्यापी रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 22 से 24 नवंबर 2020 तक 22 से 24 नवंबर 2020 तक 22 से 24 नवंबर 2020 तक स्वयंसेवी युवाओं द्वारा देशव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। साथियों, ये जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी NCC के एक महीने के संविधान दिवस युवा
क्लब अभियान का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। कब से? 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ साथियों, अगर बताया जाए तो इस अभियान में कई ऐसे संगठन जो लगाए गए हैं जो युवा संगठन हैं। अगर बात करें तो एनसीसी को लगाया गया है, अर्थात नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, द भारत स्काउट गाइड्स, हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड्स एसोसिएशन, रेड क्रॉस जैसे देश के जो युवा संगठन हैं इन्हें इसमें लगाया गया है। ठीक साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य जो था मैंने आपको बताया कि संविधान के मूल सिद्धांतों तथा भावनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करना इसका मूल कर्तव्य है। साथ ही साथ साथियों, इसी के अंतर्गत 22 से 24 नवंबर 2020 के बीच स्वयंसेवी युवाओं द्वारा देशव्यापी रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। अभियान के दौरान युवा सोशल मीडिया पर हैशटैग इट्स माई ड्यूटी, अगर बात किया गया है कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर हैशटैग युवाओं द्वारा हैशटैग इट्स माई ड्यूटी न्याय विभाग और हैशटैग मेरा कर्तव्य एनसीसी ट्विटर हैंडल से लोगों को जोड़ेंगे। ईमेल, मैसेज और बैनरों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी। अभियान की प्रकृति के प्रति नागरिक की जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम के साथ घर तथा आस पड़ोस के एक सप्ताह की सफाई मुहिम भी शामिल इसके अंतर्गत रहेगी। ठीक साथियों, ये बातें इसके दौरान कही गई हैं। किसके दौरान? ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो एनसीसी का 1 महीने का संविधान दिवस युवा क्लब का अभियान का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जारी की गई हैं। सारे कार्यक्रमों का यहाँ विस्तृत ब्यौरा दिया गया। ठीक साथियों, अगली बात साथियों है कि भारत रक्षा उद्योग के वैश्विक पहुंच के लिए इंडोनेशियाई के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के वेबिनार एवं एक्सपो का आयोजन भी कर रहा है। इसे साफ कर लें। इम्पोर्टेंट जानकारी दी जा रही है, आप लोग इसे भी अच्छे से अपने नोट्स में नोटिस करिए जिससे रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आजकल तो एग्ज़ाम में 1 महीने पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, 1 महीने पहले का करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछ ले रहा है, 1 से 1.5 महीने पहले का। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसे नोटिस किया करिए और रिवीजन में कोई भी कमी मत छोड़ा करिए। अगली जानकारी है साथियों को भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच के लिए इंडोनेशिया के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने आपसी सहयोग बढ़ाने पर वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया। भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच के लिए इंडोनेशिया के साथ इंडोनेशिया के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर वेबिनार और एक्सपो का आयोजन
किया गया। किसका? वेबिनार और एक्सपो का। साथियों हम आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ये भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए वेबिनार और एक्सपो विषय पर आधारित था। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग के तत्वाधान में किया गया। ये जो आयोजन किया गया वेबिनार एक्सपो का आयोजन, यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग के तत्वाधान में किया गया। साथियों यह वेबिनार उस श्रृंखला का हिस्सा है जो मैत्री देशों के बीच रक्षा उद्योग से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और अगले 5 वर्षों के लिए तय $5 बिलियन के निर्यात के उद्देश्य को प्राप्त करने और की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक साथियों, इस वेबिनार में बड़ी भारतीय कंपनियां जैसे L&T डिफेंस, अशोक लेलैंड लिमिटेड, भारत फार्ज, टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस, MKU, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों की एक झलक भी पेश की। अपने उत्पाद कौन कौन सी कंपनी अपने कौन कौन से उत्पाद बनाती है उसकी एक झलक भी इस वेबिनार आयोजन में प्रस्तुत की कि हमारी ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट है, उसे भी वो प्रस्तुत किया। ठीक साथियों, साथ ही साथ वहीं इंडोनेशिया से भी पिदांड, अगर इंडोनेशियाई कंपनियों की बात किया जाए तो इंडोनेशियाई जो कंपनी थी वो PT पिदांड, PT पाल, PT लेन, PT दहाला और PT दिरगांतरा ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। ठीक, इंडोनेशिया की तरफ से। साथ ही साथ इस वेबिनार में 150 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और एक्सपो में 100 से ज़्यादा वर्चुअल प्रदर्शन स्टॉल भी लगाए गए। ठीक साथियों, 100 से ज़्यादा प्रदर्शन स्टॉल भी इसके अंतर्गत लगाए गए। कितने? 100 से ज़्यादा। अब अगर अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। तो साथियों हम लोग लिखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेशन केंद्र का भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नॉनमेशन पहले नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन, नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। साथियों हम बात कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। तो साथियों इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेशन केंद्र के पहला चेयरपर्सन कृष गोपाल, पहले नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन अगर बात करें तो कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। साथियों हम आपको बताएं कि इंफोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति कृष गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नॉनमेशन केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। किसे? कृष गोपाल कृष्णन को। और अगर बात करें
तो कृष्ण गोपाल कृष्णन इंफोसिस के सह संस्थापक रह चुके हैं, इंफोसिस के सह संस्थापक रह चुके हैं एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति भी रह चुके हैं। इन्हीं को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। किसे? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। साथ ही साथ केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र अर्थात RBIH की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में ही रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना होगा। ये जो नवोन्मेषण केंद्र स्थापित किया गया है, नवोन्मेषण केंद्र जो स्थापित किया गया है, इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, ये इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण का प्रोत्साहन भी देना है, साथ ही साथ तेजी से नवप्रवर्तन के लिए वातावरण भी सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, तो हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नवोन्मेषण केंद्र का भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो वहाँ आपका आंसर होगा कृष्ण गोपाल कृष्णन। साथियों, हम लोग अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है अर्थात महाराष्ट्र। अगर इसकी स्थापना की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। साथियों, अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार की गई। किसके अनुसार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई। 1934 के तहत की गई। ठीक साथियों, अगर बात करें तो पूरे भारत में रिजर्व बैंक की कुल 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। बात करें अगर तो भारतीय रिजर्व बैंक की कुल 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। कुल 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की कुल 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। कितनी? 29 क्षेत्रीय शाखाएं। हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त किए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की भी बात अगर किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। लेकिन साथियों, बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके तहत किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किया गया। ठीक साथियों, साथ ही साथ मैंने आपको एक जानकारी और दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक की कुल 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। कितनी? 29 क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। अगली जानकारी साथियों हम लोग देखेंगे
अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अमेरिका के कौन से पूर्व राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। ठीक, अमेरिका के ऐसे कौन पूर्व राष्ट्रपति हैं जो एक पुस्तक जिसका नाम ए प्रॉमिस्ड लैंड है, जिस पुस्तक का नाम ए प्रॉमिस्ड लैंड है, इस पुस्तक का विमोचन किया है अभी हाल ही में। हम लोग लिखेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, नाम आप लोग अच्छे से सुने होंगे, बराक ओबामा ने अभी हाल ही में अभी हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया या पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि अभी हाल ही में अमेरिका के कौन से पूर्व राष्ट्रपति हैं जो पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड का विमोचन किया। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया। तो साथियों, जब आपसे पूछेगा कि अमेरिका के ऐसे कौन से पूर्व राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो यहाँ आपको आंसर देना है बराक ओबामा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक का विमोचन किए, तो यहाँ आपका आंसर होगा ए प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक साथियों, हम आपको बता दें साथियों कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। जो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अपनी पुस्तक लिखे हैं ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर अपनी पुस्तक में तारीफ किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर बराक ओबामा जी की बात करें तो ये 2009 से 2017 तक, कब तक, 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक साथियों, साथ ही साथ हम आपको बताएं कि उनके पहले कार्यकाल में भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी। अगर इनके पहले कार्यकाल की बात करें तो इनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी। ए प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने उनके पलों का भी जिक्र किया है। किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के पलों का भी जिक्र किया है बराक ओबामा जी ने अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड में। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए उन्होंने इसमें उनकी एक शालीन छवि की भी तारीफ की है। ठीक साथियों, बराक ओबामा जी ने अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जब उनके कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्देशन में यूपीए सत्ता में थी, उस दौरान के कार्यकाल को और उनकी छवि को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को अपने पुस्तक में प्रदर्शित किया है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर हम लोग साथियों अगली बात करें संयुक्त राज्य साथियों हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका की राजधानी की अगर बात करें तो अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की बात कर रहे थे तो उसकी भी बात कर लें, वाशिंगटन
डीसी अमेरिका की राजधानी है। साथ ही साथियों, यहाँ का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर अमेरिका के सबसे बड़े नगर की बात करें तो न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। साथ ही साथ साथियों, अगर यहाँ के मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा होगी। कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर अमेरिका की मुद्रा होगी। बाकी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। साथियों, अब हम लोग अगली जानकारी की ओर चलेंगे कि किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। ऐसा कौन सा राज्य है जो गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की बात की है? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की बात की है। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए, आप लोग तो बताएंगे नहीं, हमें ही बताना पड़ेगा। आप तो बस बैठे रहते हैं कॉपी पेन लिए कि बस हम लिखें कि आप लोग बस लिखना शुरू कर दें। ये अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की बात की है। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार जो इस समय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की बात की है। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। कब? इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को, लिख लेते हैं इसे भी। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश राज्य के मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की बात की है। अगर बात किया जाए तो इसकी पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर, कब? 22 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर दोपहर 12 बजे राज्य के मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। साथियों, यह जो गौ कैबिनेट है, इसके अंतर्गत 6 विभाग शामिल किए जाएंगे।
जो गौ कैबिनेट बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत 6 विभागों को शामिल किया जाएगा। ये छह विभागों की अगर बात करें तो गौ संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। इसमें 6 विभागों की बात करें तो पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग को कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, साथ ही साथ राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। इसकी पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गौपाष्टमी के मौके पर, कब? गौपाष्टमी के मौके पर दोपहर 12 बजे में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा में गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ का सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर। साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं अर्थात डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल 55 अर्थात 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ के लैंग्वेज की बात किया जाए अर्थात भाषा, तो यहाँ की भाषा हिंदी है और बुंदेली भी यहाँ की भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी और बुंदेली दोनों बोली जाती है। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश राज्य के गठन की बात किया जाए तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? शिवराज सिंह चौहान, जिसे प्यार से मामा भी लोग बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा की 231 सीटें और राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा की 11 सीट और लोकसभा की बात करें लोकसभा की 21 सीट। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया। तो मध्य प्रदेश राज्य है जो गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात की है, जिसके अंतर्गत गौ कैबिनेट के अंतर्गत 6 विभागों को रखा जाएगा। उसके अंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास होगा। राजस्व, गृह और किसान विभाग कल्याण इस गौ संरक्षण विभाग कैबिनेट के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ साथियों, इसकी पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गौपाष्टमी के मौके पर 12 बजे गौपाष्टमी के मौके पर दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश राज्य के मालवा जिले में बने गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मालवा जिले में बने गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश के और चीज़ों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो इंदौर है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में टोटल ज़िलों की बात करें तो 55 टोटल ज़िले हैं। और अगर यहाँ के भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा हिंदी और बुंदेली बोली जाती है। इसी के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश राज्य के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिसे प्यार से मामा भी बोला जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 231, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 और विधानसभा सीटों की बात करें लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे।
बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके चीज़ें आपको यहाँ दी जा रही हैं। बस आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से पढ़ने का काम करिए बस। ठीक साथियों, हम लोग अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? तो फीफा ने भारत देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। ठीक साथियों, हम इसके बारे में आपको अगर जानकारी दें तो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा, फुटबॉल की आप लोगों को पता है कि फुटबॉल की जो वैश्विक संस्था फीफा है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा जो है, यह कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया है, अर्थात 2021 तक के लिए स्थगित किया, 2021 में खेले जाने की बात की गई है। साथ ही साथ यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन भी किया है। ठीक, साथ ही साथ भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। किसकी मेज़बानी? अब अगर बात करें तो भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 और अंडर 17 महिला विश्व कप और क्या है, साथ ही साथ कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप, अंडर 20 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। हम आपको बताएं साथियों कि फीफा जो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा है, इसने भारत देश में होने वाले कोविड-19 के कारण अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। अब इसे 2021 तक के लिए रद्द किया गया है, 2022 में खेले जाने की बात की गई है। साथ ही साथ भारत में ही खेला जाएगा और अब भारत 2022 में फीफा अंडर 17 अर्थात 17 वर्ष से कम के उम्र के खिलाड़ी इसमें खेले जाएंगे। अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 अर्थात उम्र जिसकी 20 वर्ष से कम हो गया। अंडर 17 का मतलब 17 वर्ष से कम और अंडर 20 का मतलब 20 वर्ष से कम के महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। ठीक साथियों, अगली बात करें हम तो केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार ने प्रवर्तक
प्रवर्तक निदेशालय, जिसे हम लोग ईडी भी कहते हैं, कहते नहीं है कि ईडी का छापा पड़ गया, तो प्रवर्तक निदेशालय, केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के जो निदेशक हैं, केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा, केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। साथियों, हम आपको बताएं तो वो इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। कब? अभी 18 नवंबर अर्थात कल ही। संजय कुमार मिश्रा जो कि प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक हैं, ये 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा की अगर बात करें तो ये 1984 बैच के आयकर कैडर के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। कौन से बैच के? 1984 बैच के आयकर कैडर के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक अर्थात प्रवर्तक निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। कब? 19 नवंबर 2018 को। संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तक निदेशालय का निदेशक 19 नवंबर 2018 को इसका निदेशक नियुक्त किया गया था। संजय कुमार मिश्रा आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद इस पद का कार्यभार संभाले थे। संजय कुमार मिश्रा की अगर बात करें तो ये आईपीएस अफसर जो इससे पहले इनके पहले प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक थे, वो उनका नाम था करनाल सिंह। उनके रिटायर होने के बाद संजय कुमार मिश्रा को जगह मिली प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक के रूप में। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उसका कारण क्या है कि ट्रांजैक्शन की समस्या होने के कारण, मतलब लेनदेन की सर्विस को जो है नियम से ऊपर उठकर पंजाब नेशनल बैंक ने अपना काम किया था। मैं आपको बताऊं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किया। ये जो जुर्माना लगा है पंजाब नेशनल बैंक पर, ये पंजाब नेशनल बैंक पर जो जुर्माना लगा, यह भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 जो भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 है, इसका उल्लंघन पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, जिसके लिए इस पे पंजाब नेशनल बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें तो यह जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है। ये जो जुर्माना बैंकों पे भारतीय रिजर्व बैंक लगाती है, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, इस नियम के तहत न काम करने पे ये जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें तो इससे ग्राहकों पर कोई, ये जो जुर्माना लगाया जाता है, इससे ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये जो जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पे लगाती है, इसका ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रभाव सिर्फ बैंकों पे पड़ता है। उनके साथ साथ उनके लिए बैंकों की सर्विस सामान्य ही रहती है। कस्टमर के लिए, जो ग्राहक होते हैं, उनके लिए सर्विस जैसी चलती थी वो इसी तरीके से चलती रहती है। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के लिए बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था संचालन कर रहा है। ठीक साथियों, ये पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों, तो अभी हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल और हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगली बात करें अगर, तो पुदुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल पुदुचेरी के उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद थी। चंद्रावती, क्या नाम है? चंद्रावती का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साथियों, अगर हम लोग चंद्रावती जी की बात करें तो चंद्रावती जी हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव की जन्मी थी। अगर चंद्रावती जी की बात करें तो यह हरियाणा के भिवानी के दलवासा गांव में जन्मी हुई हरियाणा की पहली महिला सांसद, जो 1977 में हुई थी। ये पहली महिला सांसद 1977 में हुई थी। साथ ही साथ साथियों, हरियाणा की पहली महिला मंत्री भी ये हुई 1964 से 66 के बीच में। चंद्रावती जी हरियाणा की पहली महिला मंत्री भी हुई। इनका वर्ष उस समय था 1964 से 66 के बीच में महिला मंत्री ये थी। साथ ही साथ हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी। जिनका कार्यकाल था उस समय 1982 से 1985 के बीच में। जब ये महिला नेता प्रतिपक्ष थी उस समय यह 1982 से 1985 के दौरान ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। साथ ही साथ चंद्रावती सर्वप्रथम 1954 में अविभाजित पंजाब के बधरा से विधायक भी बनी थी। इनके नाम कई रिकॉर्ड शामिल हैं। ऐसे रिकॉर्ड हैं कि चंद्रावती जी सर्वप्रथम 1954 में अविभाजित पंजाब, जब पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था उस समय ये बधरा से विधायक थी। साथ ही साथ ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी। कब? 1982 से 1985 के दौरान। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये हरियाणा की पहली महिला मंत्री भी रही। कब? 1964 से 1966 के बीच में। इसके बाद ये हरियाणा की पहली महिला सांसद भी रही 1977 में। हरियाणा की पहली महिला सांसद भी रही 1977 में। कौन? हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती जी का, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया
कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन, कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने, कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की, साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर, कितना, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की। कौन से, कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में देने की। साथियों, अगर बात करें तो इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इस फंड की घोषणा की बात अगर किया जाए तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की, जिससे हाल ही में वर्चुअल मोड पर आयोजित किया गया। जो हमारा 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यह वर्चुअल मोड पे आधारित किया गया। भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव की भी पुष्टि की। कौन से, भारत ने आसियान कनेक्टिविटी के समर्थन के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव की भी पुष्टि की है। ठीक साथियों, ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने का काम किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे किए, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने का काम किए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक साथियों, 1-2 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से मैं कर लूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट करके दीजिएगा। साथियों, आप लोग बताइए कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ के विजेता, पीस प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, विजेता कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूँ कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अभी हाल ही में रवि वेलागेरे का निधन हो गया। हाल ही में रवि वेलागेरे का निधन हो गया। वो किस सेक्टर से थे, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। अभी हाल ही में रवि वेलागेरे का निधन जो हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोटिस किया करिए, अच्छे से रिवीजन किया करिए। ठीक है, आजकल के एग्ज़ाम में ट्रेंड पर चला है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ये समझिए कि बिल्कुल याद नहीं होंगे, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे
तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, सिर्फ हो गया। तो इसलिए इसे आप लोग अपनी नोटबुक बनाइए, नोटबुक में अच्छे से नोटिस किया करिए, उसके बाद बीच बीच में इसे आप लोग रिवीजन किया करिए। आप लोगों का कोई अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का और भी कोई डाउट है, विस्तार से आप लोग जानना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से आप लोग जुड़ करके अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसे यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अच्छी न लगी हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो आप लोग जो है क्लास को शेयर किया करिए, जिससे कि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक यह क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सीटेट का स्पेशली जो एग्ज़ाम सीटेट के स्पेशल बैच को लॉन्च किया गया है, जिस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, उसकी भी सीटेट के लिए भी क्लासें चल रही हैं। सीटेट के लिए भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे क्लासेस दी जा रही हैं, 3 क्लासें। एक क्लास आपको मॉर्निंग में बाल विकास की दी जा रही है, दूसरी आपको दोपहर में हिंदी की क्लास दी जा रही है, और साथ ही साथ तीसरी क्लास आप लोगों को रात में 7 से 8 बजे के आसपास सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास की 4-5 क्लास हो चुकी है, और ज्योग्राफी की भी 2 क्लास हो चुकी है, क्लासें दी जा रही हैं। आप लोग अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने और भी जो आसपास के लोग हैं उन्हें आप लोग जानकारी दे सकते हैं। जो भी लोग टेट सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से अपनी तैयारी को और भी मजबूत दे सकते हैं और नया आयाम दे सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के। हमारे लायक जो आप लोगों के लिए होगा वो मैं सब कुछ करूंगा। इतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे बिल्कुल एक एक चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है। मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर अब कुछ नहीं होता है, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर और भी ज़्यादा अगर इससे भी ज़्यादा कुछ अगर होता होगा तो आप लोग हमसे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग पूरे ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करिए, अपना करियर संवारिए। ठीक साथियों, जिससे कि मुझे भी लगे कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी और आपकी मेहनत बेकार ना जाए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।